नमस्कार। आज तक के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हमारे इस खास शो आरएनए में आपका स्वागत है और मैं हूं संजीव पालीवाल। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आप सरकार के खिलाफ कुछ लिख दें या बोल दें तो आपको अरेस्ट किया जा सकता है, आपके ऊपर राजद्रोह का मुकदमा चल सकता है? नहीं, मैं अंग्रेजों के जमाने का जेलर नहीं हूं, इसी जमाने की बात कर रहा हूं। 2012 का अन्ना आंदोलन तो आपको याद होगा। उस समय कानपुर के कार्टूनिस्ट असीम त्रिवेदी को संविधान का मजाक उड़ाने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया था। त्रिवेदी पर आरोप लगा कि उन्होंने अपनी वेबसाइट पर देशद्रोही सामग्री छापी। एक और दिशा में मैं आपको ले चलता हूं, मेरा मतलब एक और आंदोलन की तरफ। किसान आंदोलन भी आपको याद ही होगा। उस दौरान ग्रेटा थनबर्ग की सो कॉल्ड टूल किट शेयर करने वाली दिशा रवि के ऊपर भी राजद्रोह का केस लगा दिया गया था। और रवि से याद आया, अभी कुछ दिन पहले महाराष्ट्र की सांसद नवनीत कौर राणा और उनके विधायक पति रवि राणा पर भी राजद्रोह का केस लगाकर गिरफ्तार कर लिया गया था। इसीलिए अब मैं चुप रहूंगा, क्योंकि मेरी बोलने की आजादी छीन ली गई है। मेरे सामने कुछ लिखा हुआ भी नहीं है, क्योंकि वो स्वतंत्रता भी छिन गई है। सोचिए, एक दिन आप सोकर उठें और आपके साथ ऐसा हो तो? हाँ, इसमें कुछ कंडीशंस हैं कि आप सत्ता यानी सरकार के खिलाफ लिख बोल नहीं सकते, तो क्या होगा? यही है राजद्रोह कानून का एक पहलू। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने राजद्रोह कानून के बारे में कहा था, राजनीति में बैठे उच्च वर्ग के लोगों ने आम नागरिकों की आजादी को दबाने के लिए इंडियन पीनल कोड यानी आईपीसी में सेडिशन लॉ का ये सेक्शन रखा है। देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने इस कानून के लिए कहा था, राजद्रोह कानून बेहद आपत्तिजनक है और हमारे द्वारा पास किए जाने वाले कानूनों में इसकी कोई जगह नहीं है। जितनी जल्दी हम इससे छुटकारा पा लें उतना अच्छा। मगर यह हो ना सका, मतलब अब तक तो नहीं हुआ है। नेहरू से लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक इस कानून से अब तक निजात नहीं पा सके हैं। लेकिन 9 मई को सुप्रीम कोर्ट में सरकार की तरफ से पीएम मोदी का हवाला देते हुए राजद्रोह कानून के बारे में विचार करने की बात कहकर सरकार ने एक बड़ा यू टर्न लिया है, जिसकी मीडिया और सोशल मीडिया पर खूब चर्चा है। तो इसकी डिटेल में बात करेंगे हम आज के अपने आरएनए में। लेकिन इतना ही नहीं, साथ ही बात होगी उस देश की जिसे हम बचपन से भारत के नक्शे के साथ देखते आए हैं, यानी श्रीलंका। वहां हालात बहुत खराब हैं। एक बार नहीं, 2 बार प्रधानमंत्री को पद छोड़ना पड़ा। कोई प्रधानमंत्री बने भी तो कैसे? आर्थिक हालात बेहद कमजोर हैं। लेकिन श्रीलंका की बदहाली का जिम्मेदार आखिर है कौन, इसकी भी चर्चा होगी, क्योंकि आरएनए में हम हर पहलू की चर्चा करते हैं। आरएनए मतलब रियल न्यूज एनालिसिस। हम फेक न्यूज से रखते हैं दूरी और बताते हैं आपको बातें जरूरी, वो भी पूरे विश्लेषण के साथ। तो रहिए हमारे साथ और जानिए अपने सरोकार वाली खबरों को विस्तार से। इससे पहले कि हमारी आपकी लिखने बोलने की आजादी छिन जाए, हमें जाग जाना चाहिए। ये याद रखिए कि हम सरकार को जगाने या चेताने के लिए अपनी अभिव्यक्ति की आजादी का अधिकार नहीं खो सकते। हाँ, हमें इतना ध्यान रखना है कि हमारे किसी भी वक्तव्य में हिंसा फैलाने की मंशा ना हो या हिंसा बढ़ाने का तत्व मौजूद ना हो, तब हम किसी कानून का उल्लंघन नहीं करेंगे। यह राजद्रोह कानून कब बना और क्या कहता है, वो सब बताने से पहले आपको यह बता दूं कि अचानक ये मुद्दा लाइमलाइट में कैसे आ गया। 9 मई को केंद्र सरकार ने राजद्रोह कानून पर पुनर्विचार की बात कही। पीएम मोदी ने राजद्रोह कानून के दुरुपयोग पर चिंता जताई। केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट से आग्रह किया कि राजद्रोह कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर फिलहाल विचार नहीं किया जाए। केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में देश की संप्रभुता की रक्षा करने के लिए प्रतिबद्धता व्यक्त करते हुए कहा है कि धारा 124A के प्रावधानों की फिर से जांच की जाएगी। पीएम मोदी का भी कहना है कि देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है और सरकार औपनिवेशिक कानूनों को हटाने की दिशा में काम कर रही है। औपनिवेशिक को अंग्रेजी में कॉलोनियल कहते हैं। तो कॉलोनियल लॉज का मतलब हुआ वो कानून जो हम पर गुलामी के दौरान अंग्रेजों ने थोपे थे। अब देखिए, जब बात चल ही गई है तो आपको बता दें कि राजद्रोह कानून यानी सेडिशन लॉ कब बना और किसने बनाया। अंग्रेजों के जमाने का कानून 1860 में भारत में इंडियन पीनल कोड यानी भारतीय दंड संहिता की स्थापना हुई थी। 1870 में राजद्रोह कानून यानी सेडिशन लॉ को आईपीसी की धारा 124A के तौर पर शामिल किया गया।
सरकार के रुख से अलग नजरिया रखने वालों या फिर विरोध करने वालों के खिलाफ राजद्रोह के तहत मामले दर्ज किए जाते। राजद्रोह के मामले में दोषी पाए जाने पर वो व्यक्ति सरकारी नौकरी के लिए आवेदन नहीं कर सकता था। राजद्रोह में दोषी व्यक्ति का पासपोर्ट भी रद्द हो जाता है। राजद्रोह के दोषी शख्स को 3 साल से लेकर आजीवन कारावास तक का प्रावधान है। राजद्रोह गैर जमानती अपराध है और इसके लिए जुर्माना भी लग सकता है। अब आपको यह भी जानना चाहिए कि आखिर क्या है राजद्रोह कानून। अगर कोई व्यक्ति सरकार विरोधी सामग्री लिखता या बोलता है, ऐसी सामग्री का समर्थन करता है, राष्ट्रीय चिन्हों का अपमान करने के साथ संविधान को नीचा दिखाने की कोशिश करता है, तो उसके खिलाफ आईपीसी की धारा 124A में राजद्रोह का मामला दर्ज हो सकता है। इसके अलावा अगर कोई शख्स देश विरोधी संगठन के खिलाफ अनजाने में भी संबंध रखता है या किसी भी प्रकार से सहयोग करता है, तो वो भी राजद्रोह के दायरे में आता है। अंग्रेजों के जमाने का कानून अब तक चला आ रहा है। हालांकि इसे रोकने या यूं कहें कि लागू न करने की कोशिश पंडित नेहरू ने की थी, लेकिन उनकी एक ना चली। फिर भी सुप्रीम कोर्ट अक्सर एक केस का हवाला जरूर देती है जिसने राजद्रोह कानून की परिभाषा बदल दी। वो केस है केदारनाथ सिंह बनाम बिहार सरकार। 1953 की बात है। फॉरवर्ड कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य केदारनाथ सिंह ने बिहार के बेगूसराय में तत्कालीन कांग्रेस सरकार के खिलाफ कालाबाजारी और भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए एक जोरदार भाषण दिया। हमने अंग्रेजों को तो गद्दी से उखाड़ फेंका, लेकिन कांग्रेस के गुंडों को चुन लिया। हमें इस सरकार को भी उखाड़ फेंकना होगा। एक और क्रांति जरूरी है जिसमें इन घूसखोरों और जमाखोरों को उखाड़ फेंकना होगा। तभी मेहनतकश और वंचितों का राज कायम होगा। राज्य की कांग्रेस सरकार के खिलाफ दिए उनके भाषण के लिए राजद्रोह का मुकदमा चलाया गया था। 1962 में सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की संवैधानिक पीठ ने इस मामले में अपने आदेश में कहा था, सरकार की आलोचना या फिर प्रशासनिक कामों पर टिप्पणी भर से किसी पर राजद्रोह का मुकदमा नहीं बनता। कोर्ट ने कहा था कि राजद्रोह के मामले में हिंसा को उकसावा देने का तत्व मौजूद होना चाहिए, महज नारेबाजी नहीं। हमने आपको शुरू में ही यह बात बताई थी और वो बात इसी मुकदमे से ताल्लुक रखती है। जब तक आपके लेख या भाषण हिंसा को नहीं उकसाते, आप सेफ हैं, महफूज हैं। लेकिन फिर भी कुछ केस ऐसे हुए हैं जिनमें लोगों पर राजद्रोह का मामला लगाकर गिरफ्तार किया गया, लेकिन बाद में छोड़ दिया गया। 2014 से 2019 के बीच राजद्रोह के 326 मामले दर्ज किए गए और पिछले 8 साल में करीब 3% मामलों में ही आरोप साबित हो पाए। कुछ मामलों का हमने आपसे पहले जिक्र किया था। उनमें से कार्टूनिस्ट असीम त्रिवेदी के केस में बॉम्बे हाई कोर्ट ने मुंबई पुलिस को फटकार लगाते हुए कहा था, असीम त्रिवेदी को तुच्छ आधार पर और बिना सोचे समझे गिरफ्तार किया गया। इस कार्रवाई से कार्टूनिस्ट की बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लंघन हुआ है। दिशा रवि के केस में दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने कहा, देश के नागरिक लोकतांत्रिक सरकार की अंतरात्मा होते हैं। उन्हें आप सिर्फ इसलिए सलाखों के पीछे नहीं रख सकते कि वो सरकार की नीतियों से सहमत नहीं है। वरिष्ठ पत्रकार विनोद दुआ पर भी राजद्रोह का केस दर्ज हुआ था। विनोद दुआ पर अपने YouTube चैनल पर मोदी सरकार के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणियों का आरोप लगा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने मामले को रद्द कर दिया। कोर्ट ने कहा, हर नागरिक को सरकार के कामकाज पर कमेंट करने और आलोचना करने का अधिकार है। आलोचना का दायरा तय है और उस दायरे में आलोचना करना राजद्रोह नहीं है। नवनीत कौर राणा और उनके पति रवि राणा के केस का भी हमने जिक्र किया था। वो केस तो केंद्र के सुप्रीम कोर्ट में बयान से भी जुड़ा है। दरअसल उद्धव सरकार के खिलाफ हनुमान चालीसा गाने की बात कहने के जुर्म में दोनों को गिरफ्तार किया गया, लेकिन फिर जमानत पर छोड़ा गया। इसी का जिक्र करते हुए अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने 5 मई को सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में देशद्रोह कानून पर चल रही सुनवाई के दौरान कहा, आपने देखा कि देश में क्या हो रहा है। कल किसी को हिरासत में लिया गया था क्योंकि वे चाहते थे कि हनुमान चालीसा का पाठ किया जाए। अब उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया गया है। अब जबकि सरकार ने राजद्रोह के कानून पर पुनर्विचार की बात कही है, तो यह उम्मीद की जानी चाहिए कि या तो पुराना कानून हटेगा या इसकी पूरी समीक्षा के बाद उसमें सही संशोधन होंगे, ताकि फिर किसी आम नागरिक को या बेकसूर को वो कुछ दिनों की जेल भी ना झेलनी पड़े। उस त्रासदी से ना उस व्यक्ति को ना उसके परिवार को गुजरना पड़े, क्योंकि प्रताड़ना में गुजरा हुआ, अवसाद में बीता हुआ पल फिर लौटकर नहीं आता।